नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी का एक गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, जो कि मेरा अभी तक सीरीज चल रही थी टेक्निकल एनालिसिस की। उसमें मैंने आपको टाइप 1 में बताया था कि कैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइप 2 में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप ट्रेंड लाइन डालकर आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें एंट्री और एग्जिट का प्लान कैसे कर सकते हैं। इसका मैंने लाइव एनालिसिस आपको निफ्टी 50 का चार्ट को लेकर आपको एक्सप्लेन करके समझाया हुआ था। आशा करता हूं कि आपने वह वीडियो देखा होगा और उससे आप काफ़ी अच्छे से एंट्री और एग्जिट और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आप इजीली सीख गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मूविंग एवरेज के बेसिस पर आप कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज एक कुछ नहीं होता है, ये केवल एक लाइन होती है जो एक सपोर्ट का काम करती है। मूविंग एवरेज एक सिंपल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं या तो डायनेमिक लाइन होती है, जो प्राइस के एवरेज को शो करती है। ये लाइन मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन को बताती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, या फिर मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या फिर मार्केट वीक हो रहा है। तो ये सब चीजें हम मूविंग एवरेज के बेसिस पे पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज के कितने टाइप हो सकते हैं। मूविंग एवरेज के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है आपका सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको हम बोलते हैं SMA, और दूसरा होता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम बोलते हैं EMA। आपने कई बार न्यूज चैनल पे सुना होगा कि आज निफ्टी 50 ने 20 DMA का सपोर्ट लेकर ऊपर बाउंस किया, या आज इसने निफ्टी 50 ने या कोई से भी स्टॉक ने अपना 200 EMA का सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, अब ये वीक हो गया है। तो ये सब जो EMA का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी के बेसिस पर मार्केट को ये एनालिसिस किया जाता है वह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रहा है या फिर वो वीक पोजीशन में जा रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और एक एक करके टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। सिंपल मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो कि प्राइस को स्मूथली, जिसको हम बोलते हैं सिंपल तरीके से शो करके दिखाता है। मार्केट का ट्रेंड समझने में यह हेल्प करता है। अब सिंपल मूविंग एवरेज से आप क्या समझ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एवरेज को हमको जैसे पता हुआ है कि हमें जैसे 5 चीज़ों का एवरेज निकालना है, तो हम 5 चीज़ों को जोड़ लेते हैं और उसको डिवाइडेड बाय 5 से कर देते हैं, तो जो हमारी वैल्यू आती है वो 5 वैल्यूज का एवरेज आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है सिंपल मूविंग एवरेज की यदि हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है, जैसे हम SMA की बात करते हैं, 9 SMA की लगाया है ना, SMA की वैल्यू जब हमने 9 रखी या 20 SMA लगाया या नंबर पे जब हम SMA लगाते हैं, तो वो ये बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, जैसे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 9 साइकिल का मैंने लगा रखा है, तो इसका मतलब यह है कि वह प्रीवियस 9 कैंडल्स का एवरेज करके जो प्राइस निकल रहा है उस प्राइस को इफेक्टिवली शो कर रहा है। क्लियर। जो आंसर आएगा वह आपका सिंपल मूविंग एवरेज 9 साइकिल का EMA बताएगा। जैसे प्राइस अभी 100 चल रहा है, फिर 150 हुआ, फिर उसके बाद 200 हुआ, फिर 250 हुआ, तो ये 5 वैल्यूज़ को हमने एवरेज किया और उसका एवरेज जो निकाला मान के चलिए 150 या 155 निकला, तो वो SMA की जो वैल्यू आई 9 साइकिल की वो आई 155। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी हम ऐसे करते हैं, पर उसमें क्या होता है, इसमें हर कैंडल का क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होगा, हर कैंडल का वेटेज सेम रहता है। वेटेज का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी, है ना। तो इसका वेटेज कैंडल का सेम रहेगा, इससे पहले वाली कैंडल का भी वेटेज सेम रहेगा और उससे पहले वाली कैंडल का भी वेटेज सेम रहेगा। इस तरीके से जितनी भी कैंडल का ये एवरेज निकालता है उसमें सभी कैंडल का वेटेज सेम रहता है। तो इससे क्या होता है, डिसएडवांटेज का ये है कि ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, कि एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, इस पे रिलायबल नहीं किया जा सकता इजीली, है ना। तो इसीलिए सिंपल मूविंग एवरेज को जनरली लोग कम यूज करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल वेटेज का यूज क्यों ज़्यादा करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जैसे हमने 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज किया है, तो वह क्या करेगा, प्रीवियस 9 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालेगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो गया कि इसके रिसेंट वाली जो कैंडल होगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा एवरेज में, फिर उसके प्रीवियस वाली कैंडल में उसका वेटेज प्रीवियस आगे वाली कैंडल से थोड़ा सा कम होगा, फिर उसका कम होगा, फिर उसका एवरेज कम होगा, वेटेज कम होता होता इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होगा, हर कैंडल का वेटेज
अलग अलग होता है और रिसेंट की जो कैंडल बनती है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो यह कहलाता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसलिए इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा फास्ट रिएक्ट करता है और इफिशियंसी इसकी ज़्यादा होती है, लोग इस पे ज़्यादा रिलायबल कर सकते हैं। और इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की यदि हम कंपैरिजन करें सिंपल मूविंग एवरेज से तो इसकी एक्यूरेसी SMA से ज़्यादा होती है। और यदि हम इस पे चार्ट पर दोनों लाइनों को यदि हम डाल के ड्रॉ करके देखते हैं तो इसमें सिंपल मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में गैप काफ़ी होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में जो गैप होता है वह कम होता है। प्राइस लगभग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके ही रिवर्स लेता है। क्लियर? तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज के दो टाइप होते हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जनरली ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि EMA की लेंथ और टाइम फ्रेम रूल क्या होता है। जैसे मैं बात करूं कि यदि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहा हूं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहा हूं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना चाह रहा हूं या मैं स्कैल्पिंग करना चाह रहा हूं, तो मुझे किस तरीके के EMA को यूज़ करना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप स्कैल्पिंग मोड को यदि आप यूज़ करना चाह रहे हैं या आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके लिए 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना सही रहेगा। यदि आप इंट्राडे यूज़ करते हैं तो आप 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी ट्रेंड करना चाह रहे हैं या उसको समझना चाह रहे हैं तो आप 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक अपना हथियार बना सकते हैं। यदि आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस के लिए तो आप 100 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज या फिर आप 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिए ताकि आप जब भी अपना स्ट्रेटजी को अप्लाई करें तो आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात आती है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ट्रेंड को हमको समझना कैसे है कि कौन से ट्रेंड में चल रहा है। तो देखिए, अप ट्रेंड मार्केट को यदि आपको समझना है तो इसमें क्या होगा, प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही चलता रहेगा और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। प्राइस भी ऊपर जाता रहेगा और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऊपर जाता रहेगा। जब प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है तब हमको थोड़ा सा वेट करना होता है, क्योंकि प्राइस कभी ना कभी उस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आकर सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक जाता है यदि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हमें इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है। यदि प्राइस मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर चला गया है और तो हमको उस समय दूसरा इंडिकेटर भी आइडेंटिफाई करना है जिसको बोलते हैं RSI। तो RSI का भी हमको देखना है कहीं वो 80 के आसपास तो नहीं पहुंच गया है। यदि 80 के आसपास पहुंच गया है और प्राइस भी हमारा मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी काफ़ी ऊपर है तो हमको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि RSI जब 80 पहुंच जाता है तो प्राइस वहां से रिवर्स होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी जब प्राइस ऊपर चला जाता है तो वो एक बार सपोर्ट लेने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर टच करने जरूर आता है। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह की सिचुएशन में यदि आप फंसे हैं या फंसने वाले हों तो आप अलर्ट हो जाइएगा। आप वेट कीजिएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस सपोर्ट ले और फिर वहाँ से जब रिवर्स करे तब वहाँ से आपको एंट्री बनाना सही रहेगा। ये बताया मैंने आपके लिए अप ट्रेंड के लिए। अब यदि आपको डाउन ट्रेंड में यदि आपको पता करना है तो क्या करना होगा, तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आपका प्राइस ट्रेवल करेगा। जब भी आपका प्राइस आपको मूविंग एवरेज के नीचे दिखाई दे, नीचे ही नीचे चलता रहे, तो आप ये समझ जाइए कि अभी डाउन ट्रेंड में है और स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स अभी वीक चल रहा है। ये हम बात कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी, जब हम 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल पर हम 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाकर चेक करना चाहें या फिर हम स्कैल्पिंग कर रहे हो 5 मिनट की कैंडल पे या 9 EMA पे, तो हम ये इस तरीके से भी एनालिसिस करके अपने स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चलता है तब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और इसमें EMA जो रहेगा आपका नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा और प्राइस भी उसके नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें रिवर्सल कैसे पता चलेगा। कि देखिए, जब भी प्राइस नीचे जाता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नीचे जाता है पर उसके बीच में गैप बढ़ जाता है, तो एक बार जब रिवर्सल की बात करते हैं, रिटर्न जिसको हम बोलते हैं ना, पुल बैक आ गया, नीचे से क्या हो गया, बाइंग आ गई अचानक से। तो बाइंग कैसे आती है, यदि वो RSI के यदि हम देख रहे हैं, RSI को भी साथ में हमको लगा के देखना होगा। यदि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यदि
20 के आसपास आ गया है या 20 से नीचे जाके ओवरसोल्ड पोजीशन में आके आ गया है, तो उस टाइम थोड़ा सा हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्राइस रिवर्स बैक कर सकता है। और जब भी प्राइस वहाँ से रिवर्स बैक करता है तो ये प्राइस ऊपर जाता है, और प्राइस ऊपर जाके ये हमारा जो मूविंग एवरेज आ रहा है, मूविंग एवरेज कौन सा, डाउन ट्रेंड वाला जो मूविंग एवरेज है, तो उससे जाके जब वो स्पाइक से जब टकराएगा स्पाइक लेकर, तो वहाँ से फिर से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और वहाँ से प्राइस को फिर से नीचे लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड चलता है, जिस डाउन ट्रेंड में हमने देखा है कि लोअर लो बनता है और लोअर हाई बनता है। तो जो लोअर लो से जब बाउंस बैक होकर लोअर हाई बनता है, तब वहाँ पर मूविंग एवरेज पर ये स्ट्राइक करता है और वहाँ से सेलर्स फिर से एक्टिवेट होते हैं और वहाँ से प्राइस फिर नीचे आता है। तो ये इस तरीके से हम EMA के बेसिस पर डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके बिहेवियर को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि साइडवेज मार्केट में हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे पता कर सकते हैं। तो साइडवेज मार्केट में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमको एक्यूरेटली डिसीजन नहीं दे पाता है। तो साइडवेज मार्केट में हम यह पता नहीं कर पाते हैं कि EMA के बेसिस पर एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ करना है, क्योंकि इस समय EMA फ्लैट हो रहा होता है। तो फ्लैट होने से क्या होता है, प्राइस उस EMA के बार बार ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, या कैंडल के बीच में से EMA क्रॉस करते हुए जाता है। तो साइडवेज मार्केट में हमको EMA इतना अच्छा ट्रेंड समझाने में मदद नहीं करता है जितना अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हमको मदद करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि EMA आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो EMA सपोर्ट की तरह काम करता है, और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो EMA रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। प्राइस EMA तक आकर बाउंस करता है और EMA को टच करके रिजेक्ट करके नीचे चला जाता है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और जब बाउंस करके ऊपर जाता है तब वहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी क्या होती है। क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि दो मूविंग एवरेज होते हैं। जैसे एक फास्ट मूविंग एवरेज होता है और एक होता है स्लो मूविंग एवरेज। तो फास्ट मूविंग एवरेज में कौन कौन से मूविंग एवरेज आ जाते हैं, जैसे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया, या आप 20 को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। ये जो मूविंग एवरेज होते हैं ये होते हैं फास्ट मूविंग एवरेज, और इनको हम छोटे मूविंग एवरेज कंसीडर करते हैं कि ये छोटे मूविंग एवरेज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बड़े मूविंग एवरेज की। तो बड़े मूविंग एवरेज में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज होते हैं ये हमारे बड़े मूविंग एवरेज कहलाते हैं, और इनका रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। इनको हम स्लो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इनकी क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी क्या होती है, कि जब स्लो मूविंग एवरेज किसी फास्ट मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तब क्या होता है, फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी क्या होती हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि जब छोटा EMA, जिसको हम बोलते हैं फास्ट EMA, जब छोटा EMA जैसे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, ये जब नीचे से ऊपर की ओर, मतलब बॉटम टू टॉप अप की ओर जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं और क्रॉस ओवर करते हुए किसी बड़े टाइम फ्रेम के, मतलब बड़े EMA को क्रॉस करते हैं, जैसे 15 मिनट या 5 मिनट के पर हम जाते हैं, तब हमको सिर्फ 10 EMA या 9 EMA और 20 EMA ही दिख पाते हैं पास में, क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन करते हैं। तब हम जब इस पर अप्लाई करते हैं तब हम ये देखते हैं कि जब 10 EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग एवरेज, जब ये स्लो मूविंग एवरेज, जिसको अब हम 20 को स्लो में भी काउंट कर सकते हैं, जब हम 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर, तब ये बाइंग सिग्नल देता है। नहीं समझे? अब इसको अपन थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि जब 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है, तब आपका बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब बुलिश ट्रेंड शुरू होने का इंडिकेशन दे दिया है। क्लियर है अब कि जब छोटा EMA 10 EMA किसी 20 EMA को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है, तब आपका बाइंग सिग्नल होता है। अब इसकी एंट्री कहाँ पर बनानी होगी? अब हमको बाइंग सिग्नल तो मिल गया है कि 10 EMA ने या 9 EMA ने 20 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर दिया है, तो हमको बाइंग कहाँ पर करना होगा? हमारी जो एंट्री होगी वह होगी क्रॉस होने के बाद हमारी पहली कैंडल जो क्लोज होगी
उसके बाद जो कैंडल बनेगी वहां से हमारी बाइंग पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर हमको उसके साथ साथ भी RSI को भी चेक करना होगा। अब बात करते हैं कि सेल सिग्नल कहां पर मिलेगा। जब छोटा मूविंग एवरेज जैसे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब किसी 20 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर करता है, क्रॉस करता है, तब वहां पर आपका सेल सिग्नल होता है, बियरिश ट्रेंड बोलते हैं। तब वहां से बियरिश ट्रेंड शुरू होने लगता है। तब यहाँ पर क्या होगा, एंट्री कहाँ होगी, इसके जब क्रॉस होने के बाद जो पहली कैंडल बनेगी क्लोज होने पर, वहां से फिर हमारी सेल साइड में एंट्री स्टार्ट होती है। क्लियर। अब यहाँ पर हम यदि बात करें कि इसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ लगा सकते हैं। जब बाइंग सिग्नल होगा तब वहां पे लो पर अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जब सेल साइड में होगा तब उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अब बात करते हैं जब तीनों मूविंग एवरेज जैसे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब ये आपस में इस तरीके से पैरेलल में चलते हैं और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, तब वहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। क्योंकि जब ये तीनों मिलकर एक पास में एक नैरो रेंज बना लेते हैं, तब वहाँ पर प्राइस एक फास्ट मूवमेंट लेने के लिए तैयारी कर रहा होता है। जैसे या तो वो ऊपर की ओर जा सकता है तेजी से, या फिर वो नीचे की ओर तेजी से आ सकता है। तो अब इस टाइम पर हमको अपनी पोजीशन बनाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पर हमको एंट्री कब लेना है, जब हमारे मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड हो जाए कि जब जैसे क्रॉस करने के बाद, जब तीनों पैरेलल चलने के बाद मार्केट एकदम से नीचे की ओर मूव करे, तब वहां पे हमारी एंट्री होना चाहिए। तब हमें वहां पर एक्टिव हो जाना चाहिए और सेल साइड का पोजीशन बनाने की कोशिश करना चाहिए। और जब यदि मार्केट ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ने लगे, तब वहां पर हमको बाइंग साइड में एंट्री बनाने की प्रोबेबिलिटी देखना चाहिए। तो ये थी हमारी मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। तो ये क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी जो होती हैं, ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन जब साइडवेज मार्केट की बात करें, तब यहाँ पर ये थोड़ा फेक सिग्नल जनरेट करने लगती है। तब हमको यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें कंफर्मेशन के लिए हमेशा RSI या MACD जैसे दूसरे इंडिकेटर से भी इसकी हेल्प लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मार्केट में कब बाइंग करना है और कब सेलिंग करना है, ये इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। तो मूविंग एवरेज भी हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और इसके माध्यम से भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अकेले मूविंग एवरेज को लेकर यदि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको साथ में थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको अकेले मूविंग एवरेज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको साथ साथ रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना देखना चाहिए कि ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे भी फाइंड आउट कर लीजिए। और साथ ही साथ एक इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI के बेसिस को भी लगाकर आप इस मूविंग एवरेज को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब RSI यदि 20 के आसपास हो रहा है और बाइंग सिग्नल भी दे रहा है मूविंग एवरेज, तब यहाँ से बाइंग प्रोबेबिलिटी 100% बनना है। और जब RSI यदि 80 के आसपास पहुँच गया है और वहाँ पर यदि मूविंग एवरेज सेल सिग्नल की इंडिकेशन दे रहा है, तब वहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वहाँ से सेल होना ही होना है। ये मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तब या 5 मिनट या 15 मिनट की जो हम चार्ट पर जब सिग्नल्स को देखते हैं, तब हमको ये इजीली समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे, और आने वाले टाइम में आप इसको चार्ट पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। चार्ट के बिहेवियर को इसमें समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने प्रीवियस स्टॉक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, या आप जिनमें स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो आप उनमें ये मूविंग एवरेज लगाकर चार्ट के बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। आप उसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी लगा कर देखिए, आप उसको 15 मिनट के चार्ट पर लगा के देखिए, और उसको 5 मिनट के चार्ट पर लगा के देखिए कि वह क्या तरह से, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आप उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए, और आप ये इजीली समझ पाएंगे कि हाँ, जब सर ने जो बताया है कि जब क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई हैं कि जब इस तरीके से क्रॉस करता है तब क्या होता है, और जब प्राइस उस मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है तब बाइंग की तरह काम कर रहा होता है, जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ काम करता है तब वह सेलिंग की तरह काम कर रहा होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इसको अप्लाई कीजिए और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।